मैं वोट नहीं दूंगा क्योंकि सब के सब चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं, सारे बेईमान हैं। मेरी सीट में जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं सब साले नालायक हैं। और वोटिंग का दिन मेरे लिए सिर्फ एक छुट्टी का दिन है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। लोकतंत्र के इस महापर्व में ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिल रही है। और ऐसी बात करने वाले वो नहीं हैं जिन्हें हम गरीब, अशिक्षित या मजदूर कहते हैं, बल्कि वो लोग हैं जो पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी और संभ्रांत माने जाते हैं। इनमें भी एक बहुत बड़ी संख्या नौजवानों की है। अगर हम इस बार के चुनाव का आकलन करें तो पता चलता है कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हमारे हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होने वाला है। और अगर यहां लोगों से बात करें तो वोट देने को कुछ खास उत्साह दिखाई नहीं देता। अब अगर पूछा जाए कि आखिर मतदान में हिस्सा ना लेने के पीछे लोगों के क्या तर्क है, तो कुछ खास बातें सामने आती है। सबसे पहले लोग ये तर्क देते हैं कि सब साले चोर है। यानी जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, उन सब में कोई ना कोई कमी है। कोई दूध का धुला नहीं है और इस बात को जुटलाया भी नहीं जा सकता। आज के दौर में ऐसा प्रत्याशी ढूंढना मुश्किल है जो कहीं ना कहीं अपने जमीर से समझौता ना करता हो। किसी पर भ्रष्टाचार के दाग हैं, किसी पर भाई भतीजावाद के, तो कोई जाति, भाषा और क्षेत्र की राजनीति कर रहा है। और अगर इन सब से कोई बच जाए तो उस पर निकम्मेपन का इल्जाम लग जाता है। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र एक परफेक्ट व्यवस्था नहीं है। एक शायर लिखते हैं कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां बंदे को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। यानी कवि ये कहना चाहता है कि लोकतंत्र में एक उच्च शिक्षित और जागरूक व्यक्ति के वोट का भी उतना ही मूल्य है जितना एक अशिक्षित व्यक्ति के। एक आदर्श नागरिक के वोट का भी उतना ही मूल्य है जितना एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के। तो लोकतंत्र एक परफेक्ट व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ परफेक्ट लोग हमें मिलेंगे। वैसे तो परफेक्ट वास्तव में कोई नहीं होता। हिंदू धर्म की फिलॉसफी की बात करें तो उनके हिसाब से पूर्ण पूर्ण तो सिर्फ परमेश्वर को ही माना जाता है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में जहां जहां भी लोकतंत्र है वहां पर इस तरह की विसंगतियां देखने को मिलती है। पिछले अमेरिकी चुनाव में, वहां के राष्ट्रपति चुनाव में भी छेड़छाड़ और बाहरी देशों के हस्तक्षेप के आरोप लगे थे। यूरोप के बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया लड़खड़ाती हुई दिखाई देती है। इसलिए लोकतंत्र एक बेस्ट नहीं बल्कि अवेलेबल बेस्ट विकल्प माना जाता है। और इसीलिए लोकतंत्र में बेस्ट का नहीं बल्कि अवेलेबल बेस्ट का ही चुनाव करना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा से कथा आती है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच चुनाव करने की बारी आई तो भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। हालांकि पांडव भी जुआ खेलने वाले और जुए में अपनी पत्नी तक को दांव पे लगाने वाले थे, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण ने अवेलेबल बेस्ट का चुनाव किया और दुर्योधन जैसे दुर्दांत अत्याचारी से आर्यावर्त की जनता को बचाया। वैसे ही आज भी हमें चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें और अवेलेबल बेस्ट का चुनाव करें। दूसरी शिकायत लोग करते हैं कि हमें केंद्र के बड़े नेता तो अच्छे लगते हैं लेकिन हमारा स्थानीय प्रत्याशी पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोगों को एस जयशंकर बहुत पसंद है, कुछ लोगों को नितिन गडकरी का काम पसंद है, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के भी बहुत से प्रशंसक इस देश में हैं। लेकिन स्थानीय प्रत्याशी के कथित नकारापन के कारण वो लोग वोट डालने नहीं जाते। लेकिन इस लॉजिक में भी झोल है, क्योंकि केंद्र का कोई भी बड़ा नेता तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक उसकी पार्टी को 272 या उससे ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। और इन 272 सीटों में से भी ऐसी बहुत सी सीटें हैं जिनमें जनता के हिसाब से नालायक और नकारा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। याद करने वाली बात यह है कि हमारा वोट सिर्फ हमारे प्रत्याशी को ही नहीं बल्कि इन अच्छा काम करने वाले लोगों को भी जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश के सिस्टम से भी असंतुष्ट है। वो बहुत निराशावादी बन चुका है और उसे अब इस सिस्टम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। ये सच है कि ये सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है। जातिवाद और भ्रष्टाचार इसकी जड़ों में घुस गए हैं। बढ़ती बेरोजगारी और भाई भतीजावाद के कारण विशेषकर युवाओं में डिल्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन अगर दुनिया के कुछ दूसरे मुल्कों की स्थिति देखें तो ये भी लगता है कि हम उनसे काफी बेहतर हैं। यमन, अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया, श्रीलंका, सूडान जैसे ऐसे बहुत से देश हैं जो गृह युद्ध, आर्थिक दिवालियापन, धार्मिक और नस्लीय हिंसा से जूझ रहे हैं। यूरोप के ही विकसित माने जाने वाले देशों में शरणार्थियों द्वारा किए गए अपराध और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कब्जा किया जाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है।
इन सब की अपेक्षा भारत की स्थिति पिछले कुछ समय में बेहतर हुई है। दुनिया में हमारे देश की साख बढ़ी है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, उदारीकरण की नीति के कारण नौजवानों को नौकरियां मिली है। इसका एक उदाहरण आप देखिए, एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। सड़क में चलने वाली गाड़ियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर अपने हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ विशेषकर गांव में अगर आप देखेंगे तो लोग भव्य और आलीशान मकान बना रहे हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग हमारी आपकी तरह मिडिल क्लास के होते हैं। क्या ये इस बात का परिचायक नहीं है कि देश के लोगों का जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है? अगर जीडीपी की बात करें तो हमारा देश दुनिया में 5वें नंबर पे आ चुका है। और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण हमें इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सिस्टम में सुधार की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन उसका तरीका क्या रहेगा? जब भी चुनाव हो तो हम जाति, भाषा, क्षेत्र और निजी स्वार्थ के आधार पर वोट देने से बचें। हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर वोटिंग करें। अगर अच्छे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे तो स्वार्थी और भ्रष्ट लोग इसे अपना बंधक बना लेंगे। रंग दे बसंती मूवी का एक डायलॉग है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। इसे परफेक्ट बनाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। लेकिन अगर देश का नौजवान अपनी जिम्मेदारी से भागेगा तो ये भला कैसे संभव होगा? इसीलिए साथियों, 1 जून को हमारे हिमाचल प्रदेश में मतदान है। आप सब लोग मतदान करने अवश्य जाएं। अपने परिजनों और दोस्तों को भी लेकर जाएं। राष्ट्र हित में मतदान करें और ये सुनिश्चित करें कि लोकतंत्र के पर्व में हमारी आपकी भी भागीदारी हो। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।